रानी को इस तरह हैरान परेशान देखकर आम्रपाली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो उनसे क्या कह सकती थी भला। तभी रानी ने अपनी उस दासी को डांट कर भेजा और कहा, अभी कुछ देर में उन्हें हमारे कक्ष में भेज दिया जाए। और फिर रानी साहिबा परेशान होकर आम्रपाली के पास आई और उन्होंने कहा, आम्रपाली अब आप जा सकती हैं, कोई भी परेशानी हो तो हमें बताइएगा, हमें तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर आम्रपाली ने रानी की तरफ देखकर कहा, परंतु क्या महारानी साहिबा हम आपकी इस परेशानी का कारण जान सकते हैं? ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आप इतनी परेशान हैं और आपने अपनी दासी को इतनी बुरी तरह डांटा? पहले तो रानी को लगा उन्हें आम्रपाली को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा, कुछ नहीं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम किसी को नहीं बता सकते, इसलिए अब आप यहाँ से जा सकती हैं, हमें कुछ आवश्यक काम है। आम्रपाली ने रानी की तरफ देखकर कहा, महारानी साहिबा आप चाहें तो हमें अपनी परेशानी बता सकती हैं, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सके। तभी रानी ने बड़बड़ाते हुए धीरे से कहा, इस समय वैशाली की जो हालत है ना, उसमें आप ही तो हैं जो मदद कर सकती हैं, परंतु हम आपको राजघराने के बारे में कुछ नहीं बता सकते। ये सुनकर आम्रपाली ने एक बार फिर से जोर देकर महारानी से पूछने की कोशिश करते हुए कहा, महारानी साहिबा आप हमें अपनी सखी की तरह मान सकती हैं, हो सकता है हम आपकी मदद ना कर पाए, परंतु आपकी समस्या का हल शायद मिल जाए। रानी को भी उसकी बातें सुनकर और उसके इस आत्मविश्वास को देखकर अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने उसे साइड में ले जाकर धीरे से कुछ कहा, वैशाली की स्थिति से तो आप वाकिफ हैं ही, परंतु अब इस नगर का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका है, जिसका असर सिर्फ इस राज्य की कार्य व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि अब राजघराने पर भी पड़ने लगा है। तुम्हारे महाराज पहले ही इस राज्य की स्थिति को लेकर काफी परेशान हैं और उनके 2 छोटे भाई हैं जो राज दरबार के और कार्य संभालने में उनकी मदद करते हैं, और उनके भाई भी उन पर अब पूरा भरोसा करते हैं, और इस राज्य की सबसे बड़ी महारानी होने के नाते राजघराने की पारंपरिक सम्मान की रक्षा करना हमारा दायित्व है। कुछ ही दिनों में महाराज के छोटे भाई की पत्नी यानी इस राज्य की छोटी रानी के पिता के घर में कोई समारोह का आयोजन होने वाला है, जहाँ जाने के लिए उन्हें भेंट स्वरूप कुछ आभूषण देने की आवश्यकता है। अब इस राज्य का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है और अब हमारे पास भी ज्यादा आभूषण नहीं बचे हैं जिन्हें हम भेंट स्वरूप दे सके, इसलिए हम हमारे राजघराने के एक शाही हार को बेचना चाहते हैं, जिससे इस राजघराने की मान प्रतिष्ठा पर कोई आंच ना आए। परंतु हम राजा को इस बारे में नहीं बता सकते क्योंकि वो पहले ही आजकल काफी परेशान रहते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें नगर वधू बनाने का फैसला किया था ताकि राज्य की स्थिति में कुछ सुधार हो सके। अब तुम समझ सकती हो कि हम जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, परंतु ध्यान रहे तुम ये बातें किसी को मत कहना। तभी आम्रपाली को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा और उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, आपने हम पर इतना विश्वास दिखाया है, आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, हम ये बात किसी से नहीं कहेंगे। और फिर उसने कहा, रानी साहिबा आप ज्यादा परेशान मत होइए, हम शायद इसमें आपकी कुछ मदद कर पाए। ये सुनकर रानी ने हैरानी से कहा, तुम मेरी इसमें कोई मदद कैसे कर सकती हो? तुम्हारे पास कोई आभूषण या हीरे के जवाहरात तो है नहीं। रानी की बात सुनकर आम्रपाली ने कहा, आप परेशान मत होइए, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, आप तो हमें बस ये बताइए हमारे पास कितना वक्त है इसके लिए। रानी ने उदास होकर कहा, बस 2 ही दिन बाकी हैं उस समारोह में और हम जानते हैं कि इन 2 दिनों में कुछ नहीं हो पाएगा और हमें भी अपना ये हार बेचना ही पड़ेगा। नहीं महारानी साहिबा आप इस तरह निराश मत होइए, हम 2 दिनों में आपकी मदद करने का कुछ इंतजाम करते हैं। ये कहकर आम्रपाली कुछ सोचने लगी और फिर उसने कहा, आप हमें 1 दिन का समय दीजिए, हम इसका कुछ ना कुछ हल निकालते हैं। कैसा हल? इसका क्या हल हो सकता है? अब तो हमें इसे बेचना ही होगा, रानी ने कहा। ये सुनकर आम्रपाली ने कहा, इसे आप कल तक किसी को मत दीजिएगा, हम कुछ इंतजाम करने की कोशिश करते हैं। ये कहकर आम्रपाली वहां से जाने लगी। तभी रानी ने कहा, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो हम 1 दिन का इंतजार करेंगे जरूर, वरना फिर उसके बाद तो हमें ये हार देना ही होगा। ठीक है रानी साहिबा। ये कहकर आम्रपाली अपने कक्ष में चली गई। वहां जाकर वो कुछ सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी सरना ने उसे ऐसे सोचते हुए देखकर कहा, मैंने आपकी और महारानी की बातें सुन ली थी, परंतु हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप रानी साहिबा की मदद कैसे करेंगी। आम्रपाली ने कुछ सोचते हुए कहा, हम भी बस उसी के बारे में सोच रहे हैं, अगर तुम्हारे पास इसके लिए कोई हल है तो मुझे बताओ, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा।
सरना ने कहा। तो ये सुनकर आम्रपाली ने कहा, हमें महारानी को ऐसे चिंता में देखकर अच्छा नहीं लगा और उन्होंने हमारे प्रति जो सहानुभूति दिखाई उसे देखकर हमें लगा हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर सरना ने कहा, आपका मन बहुत अच्छा है और हमने आपके बारे में जो सोचा था आप तो उससे बिल्कुल विपरीत हैं। कुछ देर सोचने के बाद आम्रपाली ने सरना से कहा, क्या आप हमें महाराज के खास मंत्री के कक्ष तक ले जा सकती हैं? क्योंकि हमें अभी इस राजमहल के हर कक्ष के बारे में पता नहीं है, परंतु आप करने क्या वाली हैं, जरा बताइए तो। सरना ने हैरान होकर आम्रपाली से पूछा, आप हमें जल्दी से मंत्री जी के कक्ष तक ले चलिए ताकि हम कुछ कर सकें, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आम्रपाली ये कहकर अपने कक्ष से बाहर निकल गई। उसके बाद सरना के पास उसकी बातें मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो आम्रपाली को मंत्री के कक्ष तक ले गई और कहा, ये रहा मंत्री जी का कक्ष। द्वार पर पहुंचते ही आम्रपाली ने कहा, आप यहाँ रुकिए, हम अभी मंत्री जी से मिलकर आते हैं। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। ये कहकर सरना वहीं द्वार पर खड़ी हो गई। आम्रपाली को वहां देखकर मंत्री जी हैरान होकर बोले, क्या बात है आम्रपाली जी, जो आपको हमारे कक्ष तक आना पड़ गया? और अगर आपको कुछ कार्य था तो आप हमें बुला लेती, हम खुद आपकी खिदमत में पेश हो जाते। मंत्री जी की बात सुनकर आम्रपाली ने कहा, मंत्री जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस यही कहना चाहते थे कि अब जब हम इस नगर की नगरवधु की गद्दी पर बैठ ही चुके हैं तो हमें लगता है हमें अपना कार्य शुरू कर देना चाहिए। इसलिए हम आपसे कहने आए थे कि आप हमारे लिए एक नृत्य समारोह का इंतजाम करवाएंगे। ये सुनकर तो मंत्री की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, इसलिए उसने खुश होकर कहा, क्या कहा आपने? हमें तो लगा आप जिस तरह से नगरवधु बनने के बाद इस नगर से चली गई थी, हमें इसके लिए आपको मनाना होगा, परंतु ये तो चमत्कार हो गया। अब इसे हमने अपना काम ही मान लिया है तो आज नहीं तो कल तो हमें करना ही होगा, तो फिर हम देरी क्यों करें? आप जल्द से जल्द इस समारोह का इंतजाम कीजिए और हम चलते हैं। आम्रपाली ने जवाब दिया, ठीक है, हम अभी कुछ करते हैं। मंत्री ने खुश होकर कहा। उसके बाद जैसे ही आम्रपाली मंत्री जी के कक्ष से बाहर आने के लिए मुड़ी तो उसने देखा कि सरना चुपके से उनकी बातें सुन रही थी, परंतु उसने उस समय सरना से कुछ नहीं कहा और फिर वो अपने कक्ष की तरफ चली गई। अपने कक्ष में जाते ही आम्रपाली ने सरना से कहा, कल तक आप खुद समझ जाएंगी कि हम मंत्री जी के कक्ष में क्यों गए थे। इस तरह हमारी बातें सुनने की आवश्यकता नहीं थी। ये सुनकर सरना ने हिचकिचाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस ये जानना चाहते थे कि आखिर आप महारानी जी की मदद करने के लिए क्या करने वाली हैं, वो भी मंत्री जी की मदद लेकर, बस इसलिए। उधर मंत्री आम्रपाली की ये बात सुनकर हैरान भी थे और खुश भी, इसलिए उसने सीधे जाकर ये खबर राजा को सुनाई और कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारे राज्य को अब बचाने में आम्रपाली ही हमारी मदद कर सकती हैं और हमें लगता है अब हमारी सारी समस्याएं बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। मंत्री जी को इतना खुश देखकर राजा ने कहा, ऐसा क्या हुआ है मंत्री जी, हम पहले ही बहुत परेशान हैं और आप हैं कि इस तरह से हमसे पहेलियां बुझा रहे हैं। साफ साफ बताइए बात क्या है जिसकी वजह से आप इतना खुश हो रहे हैं। तभी मंत्री जी ने बताया, महाराज आपको पता है आज आम्रपाली हमारे कक्ष में खुद आई थी। ये सुनकर राजा हैरान हो गए और उन्होंने कहा, क्यों, ऐसी क्या बात है जो आम्रपाली को आपके कक्ष तक आना पड़ा? वो चाहती हैं कि उनके लिए हम एक नृत्य समारोह का आयोजन करें। मंत्री ने बताया, क्या, ये क्या कह रहे हैं, आम्रपाली ने खुद से बात कही? राजा ने मंत्री से पूछा। हाँ महाराज, आप भी हैरान हो गए ना, हम भी ऐसे ही हैरान हो गए थे, क्योंकि जिस तरह से आम्रपाली नगरवधु बनने के बाद इस नगर से भागी थी, उसे देखकर तो हमें लगा था कि हमें उससे ये करवाने में काफी वक्त लग जाएगा, परंतु ये तो बहुत खुशी की बात है कि वो खुद इस बात के लिए राजी हो चुकी हैं। ये सुनकर राजा भी हैरान हो गए, लेकिन वो खुश भी बहुत हुए। उन्हें लगा कि अब शायद इस नगर की परेशानियां जल्दी हल हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने मंत्री जी से ज्यादा कुछ नहीं पूछा और कहा, तो ठीक है, फिर आप जल्द से जल्द समारोह का इंतजाम करें। अभी तक किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आम्रपाली ने आखिर ऐसा क्यों किया, सिवाय सरना और आम्रपाली के। उधर सरना काफी समझदार थी, इसलिए वो आम्रपाली की योजना समझ चुकी थी। इसलिए उसने आम्रपाली से कहा, आपका इरादा तो नेक है, आपने रानी साहिबा की मदद के लिए बिल्कुल सही उपाय ढूंढा है, परंतु इसमें भी एक समस्या है कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा आप कर नहीं सकती हैं, क्योंकि ये इस राजदरबार के नियमों के खिलाफ है। तभी आम्रपाली को उसकी बातें सुनकर हैरानी हो गई कि सरना उसके मन की बात कैसे समझ गई, लेकिन उसे ये सुनकर एक तरफ अच्छा भी लगा कि कम से कम उसे जिसने सखी माना वो उसे समझती तो है, कम से कम राजमहल में कोई तो है जो उसके साथ है।
इसलिए उसने सरना पर विश्वास जताते हुए कहा, अच्छा, परंतु हमें विश्वास है कि इसमें तुम हमारी पूरी मदद करोगी। उधर कुछ ही देर में राज्यसभा में इस समारोह के आयोजन का ऐलान किया गया और वैशाली नगर में भी चारों तरफ ये खबर फैला दी गई कि आम्रपाली के नगर वधु बनने के बाद नगर के आसपास के राज्यों और वैशाली के पुरुषों के लिए आम्रपाली पहली बार नृत्य पेश करने वाली है। ये खबर सुनकर वैशाली के पुरुषों की तो जैसे जवानी लौट आई हो और सभी उसका नृत्य देखने के लिए उत्साहित हो गए। और उधर राजमहल में उसके इस समारोह की तैयारियां की जाने लगी। चारों तरफ एक बार फिर खुशियों का माहौल था। सभी पुरुष उसे रिझाने के तरीके सोचने लगे कि कैसे वो खुश करेंगे उसे। जैसे ये खबर उड़ते उड़ते हर्षदेव के कानों तक पहुंची तो उसे बहुत बुरा लगा और उसे बहुत गुस्सा भी आया। उसे लगा मानो अब भी वो राजमहल जाए और वहां से अपने साथ आम्रपाली को ले आए। आखिर वो बचपन से उसे बहुत प्रेम करता था, तो वो उसे कैसे किसी और के साथ देख सकता था, वो भी एक नगर वधू के रूप में। इसलिए उसके दिमाग में ख्याल आया, अब तो मुझे आम्रपाली से मिलना ही होगा। मैं उसे इस तरह ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, उसे यहाँ से दूर कहीं भगा कर ले जाऊंगा। उधर आम्रपाली के लिए दूसरे दिन होने वाले समारोह की तैयारियां खूब जोरों शोरों से हो रही थी। वैशाली का माहौल काफी खुशनुमा लग रहा था। आम्रपाली ने पूरे विश्वास के साथ अपनी दासी से पूछा, सन्ना, तुम करोगी ना हमारी मदद? अब आप हम पर इतना विश्वास दिखा रही हैं तो हमें आपकी मदद के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा ना। चलिए सोचते हैं, जरूर कुछ ना कुछ हल निकल ही आएगा। सरना ने जवाब दिया। वो आम्रपाली जो कभी अपने अल्हड़पन की शरारतों से पूरे घर में घूमती रहती थी, आज वो इतनी समझदार हो गई है। सच ही कहा है किसी ने, इंसान को वो कई बार कुछ मजबूरियां काफी हद तक बहुत कुछ सिखा देती हैं। ऐसे सोचते सोचते उसके मन में ख्याल आया, मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ और अब मुझे कल के समारोह के लिए अपने आप को तैयार भी करना होगा। अब मैं इस बात से पीछे नहीं हट सकती हूँ। वैसे भी मैंने महारानी से उनकी मदद करने का वादा किया है और मैं मेरे बाबा की बेटी हूँ जो अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटती है। ऐसे सोचते सोचते कब अंधेरा हो गया उसे पता ही नहीं चला। वो अपने ख्यालों में कहीं खोई हुई थी और सरना उसके कक्ष में ही बैठी हुई थी कि अचानक एक फूलदान के गिरने की आवाज आई तो दोनों चौंक कर खड़ी हो गई। आम्रपाली ने कहा, ये कैसी आवाज थी? शायद कोई कूद कर आया है। देखो कहीं वो नकाबपोश तो नहीं। मैं इस तरफ देखती हूँ, तुम वहां जाकर देखो। ये कहकर आम्रपाली खिड़की की तरफ गई और सरना को उसने दरवाजे के बाहर की तरफ देखने को कहा। जैसे ही आम्रपाली खिड़की की तरफ गई तो एक पर्दे के पीछे हर्षदेव छुपा हुआ था। तो किसी तरह पता लगाते हुए उसके कक्ष तक पहुंच गया था, लेकिन सरना को वहां देखकर उसे छुपना पड़ा। और फिर उसने जैसे ही आम्रपाली को अपनी तरफ आते देखा तो उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसका मुंह बंद कर दिया। आम्रपाली घबराकर बोली, कौन कौन हो तुम? हर्षदेव ने अपने मुंह से नकाब उतारा और कहा, मैं हूँ, डरो मत, कोई और नहीं है। उसे वहां देखकर सबसे पहले आम्रपाली ने दरवाजे पर जाकर अपने कक्ष का दरवाजा बंद किया ताकि उन्हें वहां कोई ऐसे बातें करते ना देख ले। हर्षदेव कुछ बोलता उससे पहले आम्रपाली ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कैसे आए तुम यहाँ पर? अरे किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। जाओ तुम यहाँ से, अब भी जल्दी जाओ। तभी हर्षदेव ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हें इस तरह देखने से तो अच्छा होगा कि मैं पकड़ा जाऊं और मुझे मौत की सजा दी जाए। उसके ऐसे कहते ही आम्रपाली ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया और कहा, ऐसा मत कहो, मैंने भी इसे अपना भाग्य समझकर अपना लिया है और अब तुम भी मुझे इसी रूप में अपनाओ, क्योंकि अब अपने राज्य को बचाने के लिए और अपने बाबा की जान बचाने के लिए मुझे करना ही होगा। और अब तो मैं नगर वधु की गद्दी पर बैठ चुकी हूँ, तो ये करना तो मेरा फर्ज है और इसे मुझे करना ही होगा। हर्षदेव ने उसे अपनी ओर खींचकर कहा, कैसे मैं तुम्हें ये सब करते हुए देख सकता हूँ? उस दिन तुमने मुझे अपने साथ आने से मना कर दिया, परंतु मैं कैसे तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ सकता था? और जब मैंने कल होने वाले समारोह के बारे में सुना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए यहाँ चला आया। तभी आम्रपाली ने प्यार से हर्षदेव के गालों पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, अब तुम्हें मुझे इसी रूप में अपनाना होगा हर्षदेव, और कोई रास्ता नहीं है। रही बात उस दिन की, तो मैं मेरी वजह से तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलती रहूंगी, लेकिन ये काम तो मुझे करना ही होगा ना हर्षदेव, इसी में हमारे राज्य की भलाई है। अब तुम यहाँ से जाओ, वरना किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो फिर कोई मुसीबत ना आ जाए।
आम्रपाली के इतना कहते ही उसके दरवाजे पर सरना ने आकर खटखटाते हुए कहा, क्या हुआ आम्रपाली जी? यहाँ बाहर तो कोई नहीं है, पर आप अंदर किससे बातें कर रही हैं? जरा दरवाजा तो खोलिए। तभी जल्दी से उठकर आम्रपाली ने हर्षदेव को खिड़की की तरफ ले जाकर कहा, जहां से तुम आए हो वापस चले जाओ, मैं तुम्हें जरूर मिलूंगी, लेकिन मैंने तुम्हें आज जो कहा ना, तुम्हें वो करना ही होगा। अब तुम जरा संभल कर यहाँ से जल्दी से चले जाओ। अरे परंतु सुनो तो, हर्षदेव ने कहा। लेकिन आम्रपाली कैसे रुकती? सरना को अगर उसके ऊपर शक हो जाता तो क्या होता? इसलिए उसने हर्षदेव को जल्दी से वापस भेजकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही सरना ने इधर उधर देखते हुए उससे पूछा, अभी अंदर से आपकी किसी के साथ बातचीत करने की आवाजें आ रही थी, आप किससे बातें कर रही थी आम्रपाली? कोई आया था क्या यहाँ पर? क्या आम्रपाली सरना को हर्षदेव के बारे में कुछ बताएगी या फिर उससे झूठ बोलेगी? क्या वो दूसरे दिन नगर वधू का काम कर पाएगी? ये जानने के लिए हमारे साथ सुनते रहिए आम्रपाली की कहानी।